मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हम आप लोगों को हड्डियों की टूट और मोच के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को श्वसन तंत्र, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में बताएंगे। तो श्वसन तंत्र क्या है, इसके बारे में हम समझ लें कि श्वसन तंत्र उसे कहते हैं जो शरीर के जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। शरीर के जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। मनुष्य को जीने के लिए वायु अत्यंत आवश्यक होती है। भोजन और जल के बिना मनुष्य कुछ क्षण समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ क्षण भी जीवित रहना असंभव है। क्या है कि मनुष्य को जीने के लिए वायु जो होती है अत्यंत ही आवश्यक होती है। जल के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर जो उसको वायु नहीं मिलती है तो उसका जीवन कुछ क्षण भर का ही रहेगा। तो इसलिए मनुष्य को सांस लेने के लिए 2 प्रकार की गैसों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन अंदर खींचता है, जिस क्रिया को हम प्रश्वसन क्रिया कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, इसे हम निःश्वसन क्रिया कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं श्वसन क्रिया कहलाती है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं श्वसन क्रिया। और इस क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखें कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है। डूबने पर किस कृत्रिम विधि का प्रयोग करते हैं। तो श्वसन क्रिया का क्या महत्व है। श्वसन क्रिया अभी हमने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीवधारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इस क्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। और इसमें जो अंग भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के 2 कार्य हैं। श्वसन तंत्र जो हमारे जो अंग होते हैं, इनके जो हैं 2 कार्य हैं। वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका को पहुंचाना। वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका को पहुंचाना। दूसरा पॉइंट है कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। जो ऑक्सीजन होती है वातावरण से हमें मिलती है, उसे प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है। और दूसरा कार्य जो है कोशिकाओं द्वारा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकाली जाती है। ये श्वसन तंत्र के 2 कार्य हो गए। अब आइए देखिए कि श्वसन तंत्र का महत्व क्या है। श्वसन तंत्र का महत्व, तो हमारा शरीर जो है हर समय विभिन्न कार्य करता रहता है। हमारा जो शरीर है हर वक्त कोई ना कोई कार्य करता रहता है। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उसी प्रकार से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण क्रिया के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसे जो है ऑक्सीकरण क्रिया भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के ऑक्सीजन प्रश्वसन की वायु द्वारा प्राप्त होती है। डूबने पर किस कृत्रिम विधि का प्रयोग करते हैं।
तो डूबने पर हम सैफर विधि का प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति डूब जाता है तो उसमें हम सैफर विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के माध्यम से इसकी विधि बताई गई है, उसको समझिए आप लोग कि इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति के कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। बनियान व वक्ष स्थल के अन्य वस्त्र उतारे नहीं जा सकते, तो ढीले कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी छाती तथा गर्दन पर दबाव ना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोगी व्यक्ति को, जो डूब गया व्यक्ति है, उसके सर्वप्रथम हम सारे कपड़े निकाल देते हैं। जो भी वस्त्र नहीं निकालने वाले होते हैं तो उन्हें हम ढीला कर देते हैं, जिससे क्या है कि उसकी छाती तथा गर्दन पर दबाव ना पड़े। रोगी को दूसरा है कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि रोगी को पेट के बल लिटाकर सिर एक करवट की ओर रखा जाता है। शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। इसके बाद में अगर जो रोगी के मुख में बालू, धूल के कण, मिट्टी आदि चली गई हो तो उसे साफ कर देना चाहिए। इसके बाद में चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगर जो चिकित्सक नहीं उपलब्ध है तो प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इसके लिए रोगी की कमर के पास एक घुटने के सहारे व्यक्ति जो है बैठा देना चाहिए। वह अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ पर निचली पसलियों के पास इस प्रकार रखता है कि उसके दोनों अंगूठे पीठ के बीच की रीढ़ के ऊपर मिलते हैं। अंगुलियां फैली हुई तथा कुछ कंधों की ओर होती है। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों हाथों को हम कड़ा करके आगे की ओर झुकाता है, जिससे कि रोगी की पीठ पर दबाव पड़े। इससे पीठ पर दबाव पड़ेगा और फेफड़ों की हवा बाहर निकलेगी। जो पीठ पर दबाव दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि फेफड़ों की वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है। यदि मूर्छित व्यक्ति डूबा है तो दबाव से फेफड़ों से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सक धीरे धीरे उठता है, जिससे कि रोगी पर से दबाव हट जाता है, परंतु उसके साथ हाथ वहीं पर रहते हैं, जिससे फेफड़ों में वायु भर जाती है। इस प्रकार दबाव डालने पर तथा हटाने की क्रिया 1 मिनट में 14 से 15 बार की जाती है। जो फेफड़ों के द्वारा जो बाहर हवा निकल जाती है, इसके बाद भी हम जो है रोगी के पास से हटते हैं तो अपने हाथ जो हैं उसी पर रखे रहते हैं और उसे जो है धीरे धीरे हम उठाते हैं। यह क्रिया 1 मिनट में 14 से 15 बार की जाती है दबाव डालने की। जब रोगी या घायल व्यक्ति की सांस धीरे धीरे स्वयं आने लगती है तो कुछ देर तक कृत्रिम विधि से श्वास दी जाती है। जब श्वास जो है व्यक्ति की धीरे धीरे आने लगती है तो उसके बाद में उसे कृत्रिम श्वसन के द्वारा उसे सांस दी जाती है। धीरे धीरे सांस स्वयं ही सामान्य रूप से आने लगती है, परंतु थोड़ी थोड़ी देर पश्चात रोगी का निरीक्षण करना पड़ता है कि कहीं सांस रुक तो नहीं गई है। नौसादा तथा चूना मिलाकर रोगी को सुंघाना चाहिए। रोगी को की छींक आकर श्वास बढ़ने लगती है। अगर जो रोगी के नौसादर सुंघाया जाता है तो उससे जब छींक आती है तो इससे जो है व्यक्ति को ज़्यादा ही आराम मिलता है और सांस लेने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है। तो ये हमारी सैफर विधि थी। सैफर विधि का प्रयोग हम डूबने पर करते हैं। अगला है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वातावरण से प्राप्त होती है,
उसे प्राकृतिक और कृत्रिम जो होता है, जो रासायनिक विधियों के द्वारा दी जाती है, उसे कृत्रिम श्वसन विधि द्वारा कहते हैं। श्वसन क्रिया के जो होते हैं 2 रूप होते हैं, पहला है प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक श्वसन क्रिया शरीर की एक स्वाभाविक अनिवार्य क्रिया है। जो प्राकृतिक क्रिया है ये व्यक्ति में हर वक्त जो है चलती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में सप्रयास चलाई जाती है। कृत्रिम श्वसन में क्या होता है कि जब व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, या व्यक्ति का दम घुटने लगता है, या व्यक्ति जो है धूल कण में या धुएं में अधिक आ जाता है, तो उसमें जो होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलाई जाती है। श्वसन क्रिया के इन दोनों रूपों में पाए जाने वाले अंतर जो है इसमें निम्नलिखित है। पहला अंतर है, यह क्रिया जो प्राकृतिक श्वसन होता है, यह क्रिया जो होती है सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, या किसी भी टाइम जो है रुकती नहीं है, या हर वक्त जो है चलती ही रहती है। कृत्रिम श्वसन क्या है कि यह क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही दी जाती है। जब प्राकृतिक श्वसन में लेने में दिक्कत होती है तभी कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। प्राकृतिक श्वसन में दूसरा पॉइंट हमारा है कि यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती है, और कृत्रिम श्वसन में क्या होता है कि यह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। या जब इसकी जो कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता जब पड़ती है या व्यक्ति की जब इच्छा होती है उसी के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक श्वसन में तीसरा पॉइंट हमारा है कि यह श्वसन की यह स्वयं ही की पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है। यह जो है पसलियों की तंतुपट पर ही निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है। यह जो है पसलियों के द्वारा या मांसपेशियों के द्वारा संपादित की जाती है क्रिया। और कृत्रिम श्वसन में क्या है कि यह सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना होता है। कृत्रिम श्वसन में जो होता है कि यह अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाती है, इसमें थोड़ा सा श्रम भी करना पड़ता है, उसी के द्वारा ये क्रिया हम संपादित होती है। प्राकृतिक श्वसन में हमारा चौथा पॉइंट है कि यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है। प्राकृतिक जो श्वसन है वो हमारा एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है, और कृत्रिम विधि है इसकी जो है इसकी आवश्यकता के अनुसार जो है अलग अलग विधियां होती हैं। तो ये हमारे प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में 4 पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि श्वसन तंत्र की सहायता करने वाले अंग कौन कौन से हैं। श्वसन तंत्र जिन अंगों से हम सांस लेते हैं वो हमारे कौन कौन से अंग हैं जिन्हें हमें सांस लेने में सुविधा होती है। तो पहला अंग है मुख और नासिका। मुख और नासिका, मुंह और नाक से किस प्रकार से सांस लेते हैं। तो मुख द्वारा वायु के प्रवेश व निकास का मार्ग किसी विशेष परिस्थिति में ही रखना चाहिए, जैसे जुखाम या कोई विशेष रोग की अवस्था में। जो मुंह के द्वारा हम सांस लेते हैं वो हमें एक विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए, या तो जुखाम हो गया हो या जैसे कोई अन्य रोग हो गया हो तो उसमें हमें मुंह से सांस लेना चाहिए। जब नासिका के अवरुद्ध हो जाने के कारण नाक से श्वसन लेना कठिन होता है, क्योंकि नाक द्वारा सांस लेने का प्रकृति ने अच्छे ढंग से प्रबंध किया है। जो नाक से सांस लेना है ये हमारा सबसे ही सरल विधि होती है सांस लेने की।
मुख द्वारा सांस लेने और निकालने पर शरीर को लाभ की अपेक्षा हानि होती है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए श्वास लेने का उचित मार्ग नासिका ही है। जो मुख से हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, इसलिए हम मुख से ज़्यादा सांस ना लेकर नाक से ही सांस लें तो इसमें जो है हमारे शरीर के लिए भी आरामदायक रहता है। दूसरा हमारा पॉइंट है नासिका। नासिका विस्तार से इसको देखिए कि नाक के दोनों छिद्रों के से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जो नाक जब हमारी होती है इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं और दोनों से जो होती है वायु प्रवेश करती है। दोनों नथनों के बीच में एक पदार्थ लगा होता है। जो हमारे दोनों नथुने होते हैं इनके बीच में एक पदार्थ लगा होता है। नाक की दीवार से नन्हे नन्हे बाल होते हैं। जो नाक में आसपास जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि धूल के कण जो होते हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं वो जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं जो कि वायु के साथ मिलकर अंदर चले जाते हैं, उन्हें यह बाल रोक लेते हैं। जो भी धूल के कण जीवाणु छोटे छोटे जो होते हैं वो सांस के द्वारा हमारे जो होते हैं नाक के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो इससे जाने में जो बाल होते हैं वो रोक लेते हैं। अतः यह वायु जो होती है छनकर जाती है। इसके साथ साथ नाक की भीतरी सतह में नन्ही नन्ही ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक रस निकलता है जो नाक की भीतरी सतह को नम रखता है। बाहरी वायु शुष्क और ठंडी होने पर वह सतह के संपर्क में आने पर कुछ गर्म व नम हो जाती है जिससे फेफड़ों को हानि नहीं पहुंचती है। नाक में हमारे जो होते हैं बाल पाए जाते हैं तो उनका बाल हमारे जो होते हैं धूल कण मिट्टी आदि रोकने में सहायता करते हैं। इसके बाद में नाक के भीतरी सतह पर एक पदार्थ पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो ठंडी या गर्म वायु को कुछ नरम व ठंडा कर देता है जिससे कि हमारे फेफड़ों को कोई हानि नहीं होती है। यदि वायु के साथ कोई उत्तेजक वस्तु या गैस नाक के अंदर जाती है तो वह छींक के साथ बाहर निकल आती है। जब कोई उत्तेजक गैस अगर जो हमारे अंदर चली जाती है तो वह छींक के माध्यम से बाहर की ओर निकल आती है। या गंध के अनुभव होने पर सांस रोक लिया जाता है जिससे फेफड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। यदि कोई जीवाणु इतने पर अंदर पहुंच जाता है तो श्लेष्म कला में जो लसलसा पदार्थ होता है वह जीवाणुओं को अपने में चिपका लेता है और जिस प्रकार रुधिर की श्वेत कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं उसी प्रकार यह पदार्थ भी जीवाणुओं को नष्ट करता है। इस प्रकार नासिका मार्ग से वायु छनकर तथा जीवाणु रहित होकर आगे की ओर बढ़ती है। मुख द्वारा सांस लेने पर वायु की शुद्धि नहीं होती है। जो मुख द्वारा हम सांस लेते हैं इससे हमारी वायु शुद्ध नहीं होती है, बल्कि जिस प्रकार की सांस होती है अशुद्ध वायु अगर जो होती है तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में चली जाती है। तो इस कारण भी जो है सांस लेना, नाक के द्वारा सांस लेना भी आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रसनी। ग्रसनी क्या है कि वायु आगे ग्रसनी में आती है। ग्रसनी से संबंध 5 अवयवों से होता है। ग्रसनी में हमारे 5 अंग होते हैं, इससे संबंधित होते हैं नाक, कान, मुख, पाचन व फेफड़े। ग्रसनी से संबंधित हमारे 5 अंग होते हैं नाक, कान, मुख, पाचन व फेफड़े। इन सभी के लिए मार्ग यहीं से खुलते हैं। जो नाक, कान, मुख, पाचन व फेफड़े होते हैं इनके सबके मार्ग जो है ग्रसनी से ही खुलते हैं। परंतु प्रकृति की ओर से ऐसा प्रबंध है कि विशेष समय पर ही यह मार्ग खुलते हैं। कभी
अनुभव कीजिए कि भोजन निगलते समय या पानी पीते समय सांस लेना बंद हो जाता है। सांस लेते समय भोजन नहीं निकला जा सकता है। कभी अनुभव कीजिए क्या है कि भोजन निगलते समय जो हमारी सांस होती है वो बंद हो जाती है। सांस लेते समय जो है भोजन नहीं निकला जा सकता है। भोजन नली श्वास नली के पीछे रहती है, अतः भोजन श्वास नली के मार्ग पर से होकर गुजरता है। भोजन श्वास मार्ग में ना जा सके इसके लिए उस पर एक पर्दा पड़ा रहता है जो घाटी कहलाता है। जो भोजन होता है श्वास मार्ग में ना आ सके इसके लिए एक पर्दा पड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। भोजन जब निकट जाता है श्वास नली को तब घाटी जो होती है ढक लेती है। जब भोजन श्वास नली में के पास में जाता है तो उसको घाटी जो होती है वो उसको ढक लेती है, तथा जब भोजन ग्रास नली में चला जाता है तब श्वास नली के लिए पुनः खुल जाती है। जब भोजन हमारा श्वास नली ग्रास नली में चला जाता है तभी हमारी वो जो श्वास नली होती है पुनः खुलती है। तो इस प्रकार से हम ग्रसनी के माध्यम से श्वास लेते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है कि श्वास नली के ऊपरी भाग को स्वर यंत्र कहते हैं। जो श्वास नली के ऊपरी का भाग होता है इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। यहाँ का जो भाग होता है इसे हम श्वास नली कहते हैं। यह कार्टिलेज का बना होता है। यह जो होता है मुलायम हड्डियों से बना होता है। इसके सौत्रिक तंतु आपस में जुड़ जाते हैं। इनका कुछ भाग सामने की ओर उभरा हुआ होता है। ये जो हमारा यहाँ पर जिससे स्वर निकलता है ये जो हमारा भाग होता है ये हमारा उभरा हुआ होता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। जो हमारी गूंज होती है, आवाज़ होती है, वो जो स्वर होता है वो यहीं से निकलता है। इसमें रज्जू लगी होती है जो बोलते समय कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। पुरुषों के गले में यह सामने स्पष्ट दिखलाई देता है। जो पुरुषों के शरीर में होता है तो गला जो होता है उनका जो उभरा हुआ होता है, तो उसमें जो ये उभरा हुआ जो भाग होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर अगला पॉइंट हमारा है श्वास नली। श्वास नली क्या है कि वायु स्वर यंत्र से आगे बढ़ने के बाद श्वास नली में आती है। जब हमारी वायु स्वर यंत्र से आगे बढ़ती है तो श्वास नली में पहुंच जाती है। इसकी लंबाई होती है 14 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर गोलाई में रहती है। चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि इसकी जो लंबाई होती है वो 14 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर गोलाई में रहती है। यह कार्टिलेज के छल्लों के द्वारा बनी हुई होती है। जो श्वास नली हमारी होती है ये मुलायम हड्डियों के द्वारा जो होती है उन्हीं छल्लों के द्वारा बनी होती है। यह छल्ले के द्वारा बनी हुई होती है। यह छल्ले आगे से गोल तथा पीछे से खुले हुए होते हैं। जो ये छल्ले होते हैं ये आगे से गोल तथा पीछे की ओर खुले हुए होते हैं, जिसे अंग्रेजी अक्षर सी आकार बन जाता है। जो सी आकार होता है अंग्रेजी का अक्षर जो हमारा सी आकार का सी होता है उसी आकार में वो रूप जो होता है बन जाता है। यह छल्ले एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं जिससे एक पोली नली बन जाती है। इन छल्लों की संख्या 16 होती है। इन छल्लों की संख्या 16 होती है। संपूर्ण श्वास नली के भीतरी भाग में श्लेष्मिक झिल्ली की परत रहती है। इससे एक प्रकार का स्राव निकलता है जो नली को तर रखता है। इससे रोभाव जो सिलिया हमारे होते हैं जो सदैव बाहर की ओर गति करते रहते हैं। जो कोई धूल
के कण या भोजन के कण इसमें पहुंच जाते हैं तो बाल बाहर की ओर गति करके उस वस्तु के बाहर ढकेल देते हैं। जब तक पदार्थ निकल नहीं जाता है वह गति करते रहते हैं तथा उस पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। सर्दी लग जाने पर श्लेष्म अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जो हमारी नाक में एक पदार्थ पाया जाता है श्लेष्म, वो जो जब जुखाम हो जाता है तो जुखाम की अवस्था में या सर्दी अधिक होती है तो उसमें जो हमारा ये पदार्थ होता है वो अधिक ही बनता है तथा यह झिल्ली पर जो होता है हमारी जमा हो जाता है और यह खांसी के द्वारा जो है बाहर की ओर निकलता है। तो ये हमारी श्वास नली हो गई। तीसरा अगला हमारा है, छठा पॉइंट हमारा है वायु प्रणालियाँ या श्वसनी। श्वास नलिका वक्ष में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्वास नलिका जो होती है वो हमारे फेफड़ों में या वक्ष में जाकर जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है। इन्हीं शाखाओं को वायु प्रणालियाँ कहते हैं। दोनों प्रणालियाँ दोनों भाग के फेफड़ों से में अलग अलग प्रवेश करके असंख्य संख्याओं और प्रसंख्याओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनिका के अंत में छोटे छोटे थैले लगे रहते हैं। जो श्वसनिका होती है इसके अंत में जो हमारे वो छोटे छोटे थैले लगे होते हैं जिन्हें वायुकोश कहते हैं। जो छोटे छोटे प्रश्निका में थैले लगे हुए होते हैं इसे वायुकोश कहते हैं। इनमें जो होती है वायु रुक जाती है। इस स्थान पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। इस स्थान पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़े वायुकोश के एक समूह है जिसके ऊपर झिल्ली चढ़ी रहती है। अगला पॉइंट हमारा सातवां है कि फेफड़े या फुफ्फुस। तो फेफड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ये हमारी छाती की ओर पीछे हड्डी के पीछे वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित रहते हैं। इनका ऊपरी सिरा पतला तथा नीचे का भाग चौड़ा होता है। जो फेफड़े होते हैं ये हमारे हड्डी के जो छाती की हड्डी होती है उसके वक्ष गुहा के हृदय में इधर उधर स्थित रहते हैं। इसका ऊपरी सिरा जो होता है पतला होता है तथा नीचे का भाग चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा कुछ बड़ा और बायां फेफड़ा कुछ छोटा होता है। दायां फेफड़ा हमारा जो होता है बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 खंडों और बायां फेफड़ा 2 खंडों में बंट जाता है। दायां फेफड़ा 3 खंडों में और बायां फेफड़ा 2 खंडों में बंट जाता है। फेफड़ों पर दोहरी झिल्ली का एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। यह तंतुमय ऊतकों से बना होता है। इस दोहरी झिल्ली में एक प्रकार का द्रव बनता है जो फेफड़ों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जो इसमें एक द्रव भरा होता है वह जो बाहरी आघातें या चोट पड़ती हैं उससे हमारी सुरक्षा करता है। इस झिल्ली की बाहरी परत वक्ष गुहा की ओर भीतरी फेफड़ों से चिपटी रहती है। फेफड़े असंख्य छोटे छोटे थैलों से बने हुए होते हैं। जो फेफड़े हमारे होते हैं वो असंख्य छोटे छोटे थैलों से बने होते हैं या वायुकोश से बने होते हैं। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में घुसने के पश्चात शाखाओं उप शाखाओं में विभाजित होकर असंख्य सूक्ष्म नलियों के रूप में फैली रहती हैं। जो श्वसनियाँ हमारी होती हैं शाखाओं और उप शाखाओं में बंटकर ये असंख्य सूक्ष्म नलियों में विभाजित होती रहती हैं और इनके सिरों पर वायु के थैले रहते हैं। इसके अतिरिक्त वायु फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल भी बिछा रहता है जो वायु कोशों के घनिष्ठ संपर्क में रहता है। श्वसन तथा निःश्वसन में क्या अंतर है? श्वसन तथा निःश्वसन में क्या अंतर है? तो श्वसन क्रिया क्या होती है कि जब हम वायु जो होती है बाहर भीतर खींचते हैं तब जो छाती की समाई होती है वो फूलती है। मध्यपट जो
मेहराब की तरह है, उसके जिसके बीच का भाग ऊपर उठा रहता है, सिकुड़ता है और दबकर उधर की ओर चपटा हो जाता है। इधर पसलियाँ अपने बीच स्थित एक के सिकुड़ने से ऊपर उठती हैं। पसलियों के साथ ही उरोस्थि भी ऊपर सामने की तरफ उठती है। इन सब गतियों से छाती फैल जाती है। क्या है कि जब हमारी पसलियाँ जो हमारी होती हैं वो उरोस्थ के सामने जो है ऊपर की ओर आकर रुक जाती हैं। ये जब फूलती हैं तो जैसे जैसे ये फैलती जाती हैं हवा फेफड़ों में घुसती जाती है। जो पसलियाँ हमारी होती हैं जैसे जैसे फूलती जाती हैं उसी प्रकार से वायु जो होती है फेफड़ों में घुसती जाती है। वायु कोश फैल जाते हैं और फेफड़े फैल कर कुछ बड़े हो जाते हैं। फिर अगला है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या है कि पसलियों के बीच की दूसरी प्रकार की पेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे छाती का आकार छोटा होने लगता है। मध्यपट भी अपने पहली स्थिति में आने लगता है। इससे भी छाती के अंदर का स्थल जो होता है छोटा होने लगता है। जो पसलियों के बीच की दूसरी प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे छाती का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। मध्यपट जो होता है पहले की ही स्थिति में आ जाता है। इससे भी छाती के अंदर का स्थल जो होता है वो छोटा होने लगता है। छाती का भीतरी स्थल छोटा होने से फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। जब अंदर का भाग जो होता है वो सिकुड़ता है तो इससे फेफड़े भी छोटे होने लगते हैं और इनमें से कुछ हवा जो होती है वो निकल जाती है। इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सांस निकलने पर भी फेफड़ों में हवा रह जाती है। हवा का कुछ ही भाग जो होता है बाहर निकलता है। जो निःश्वसन की क्रिया में हम गैस बाहर निकालते हैं, इसके उपरांत भी हमारी कुछ जो मात्रा होती है वायु की वो फेफड़ों में ही रह जाती है।